गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। करंट डेंसिटी होता क्या है? सपोज कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर से करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये है। पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है और करंट का मैग्नीट्यूड कितना है? I। पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट जा रहा है। मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया ये लेता हूं। तो करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो यहां से देखो तो एरिया ऑलरेडी नॉर्मल है करंट के, तो मैं करंट डेंसिटी क्या बोलूंगा? करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी लिखता हूं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर होता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? करंट it is current per unit नॉर्मल एरिया। तो करंट I है और इस करंट का परपेंडिकुलर एरिया A है। तो मैं अभी बोल सकता हूं करंट डेंसिटी I अपॉन A, J इक्वल टू I अपॉन A। सपोज एरिया A ना दे करके, ये वाला एरिया ना दे करके, ये एरिया, इस एरिया को बोलता A1। मैं ये एरिया कैसे दिखा रहा हूं? अगर मैं इसको कट करूं, ये एरिया A1, इस एरिया का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यही एरिया मैं लिया हूं यहां। इस एरिया का मैग्नीट्यूड मैंने बोला है A1। तो इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? ये A1 और करंट का डायरेक्शन, करंट का फ्लो ये। मैं बोलता हूं कि करंट के फ्लो से एरिया का डायरेक्शन थीटा एंगल पर है, यानी कि करंट का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। यहां एरिया वेक्टर है। तो यहां से मैं करंट डेंसिटी कैसे लिखूंगा? तो करंट डेंसिटी होता क्या है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया, करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो इस करंट के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा बनेगा? ये तो A1 है। इस A1 का ये वाला कंपोनेंट अपने को लिखना है। तो ध्यान दो, यानी इस एरिया वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट, जो कि कैसा मुझे दिखेगा? अगर मैं इसको बोर्ड लाइन से दिखाऊं, तो जो एरिया अपने को चाहिए, जो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट अपने को चाहिए। सपोज ये अपने को पहले से A नहीं पता था, मैंने ऑलरेडी इसको A बोल रखा है, तो यहां से A बोल सकता हूं, लेकिन मैं A1 के टर्म में लिखना चाहता हूं इसको। तो मैं A1 के टर्म में इस एरिया को कैसे लिखूंगा? इस एरिया का डायरेक्शन ये, और इसका दूसरा कंपोनेंट बनेगा एरिया का ये वाला एरिया, इसका डायरेक्शन ये बनेगा। अपने को इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। और अगर ये A1 है तो कंपोनेंट से बता सकते हैं कि ये A1 cos थीटा है। तो मैं यहां से इस A1 के टर्म में करंट डेंसिटी कैसे लिख सकता हूं? तो A1 के टर्म में करंट डेंसिटी लिखूंगा I अपॉन A1 cos थीटा।
बात क्लियर है? तो ऑलरेडी नॉर्मल एरिया है तो डायरेक्ट आई अपॉन ए, और अगर एरिया नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल एरिया बनाएंगे। करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया हम लोग यूज करेंगे। तो वो एरिया कितना आ रहा है, अगर ये A1 है तो ये एरिया A1 cos थीटा, ये मैं A1 ध्यान देना, ये वाला एरिया है। हाँ, तो कैसे लिख सकता हूं मैं, अगर ऑलरेडी नॉर्मल एरिया है तो इस फॉर्मेट में लिखूंगा, और अगर एरिया नॉर्मल नहीं है तो ऐसे लिखूंगा मैं। तो अब कर सकता हूं जनरल फॉर्मेट में लिखता हूं मैं कि सपोज करंट का फ्लो ये और एरिया का डायरेक्शन ये, और एंगल एरिया का डायरेक्शन, सॉरी करंट का डायरेक्शन और एरिया के बीच का एंगल थीटा हो, और ये एरिया ए हो। तो अब मैं कैसे लिख सकता हूं करंट डेंसिटी, J इक्वल टू इस एरिया का ये वाला कंपोनेंट लिखूंगा, यही एरिया अपने को चाहिए, A cos थीटा। तो मैं J कितना बोलूंगा, I अपॉन A cos थीटा। इसको रब कर देता हूं। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो I कितना हो जाएगा, JA cos थीटा। अपने को पता है कि एरिया वेक्टर ये भी वेक्टर है और करंट डेंसिटी भी वेक्टर है, और यहां से cos थीटा देख करके हम बता सकते हैं कि इसको मैं J डॉट ए लिख सकता हूं, J डॉट ए। J डॉट ए इक्वल टू J cos थीटा। तो मैं करंट को यहां से दिख रहा है कि करंट डॉट प्रोडक्ट है करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। यहां से भी प्रूफ हो रहा है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इस करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर लेते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट हो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में लेंगे, ये याद रखना। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन करंट के फ्लो के डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग। तो यहां से करंट को करंट डेंसिटी के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अगर करंट डेंसिटी यहां पर कांस्टेंट हो गया, करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेकिन अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल हो तो मैं करंट कैसे लिखूंगा, J डॉट DA का इंटीग्रेशन। इसको प्रूव भी कर सकता हूं कि इस फॉर्मेट में, ये जनरल फॉर्मेट है, मोस्ट स्टैंडर्ड। इसको मैं ऐसे प्रूव भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। याद करो वर्क डन कैसे लिखते थे, F डॉट S अगर फोर्स कांस्टेंट होता था तो, लेकिन अगर वेरिएबल होता था तो वर्क डन कैसे लिखते थे, F डॉट DS का इंटीग्रेशन। वैसे यहां भी लिख सकते हैं। तो अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट हो तो इस फॉर्मेट से लिखेंगे, और अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल हो तो इस फॉर्मेट से हम लोग लिखेंगे करंट को। करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा वो तो फार्मूला से ही पता चल रहा है, J इक्वल टू I अपॉन A। तो यहां से एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी लिख सकते हैं, इसका I और इसका L स्क्वायर, यानी J का डायमेंशन लिखेंगे। I को A भी लिख सकते हैं, कुछ लोग A भी लिखते हैं, कुछ लोग I भी लिखते हैं। तो लिख सकते हैं I L का पावर -2। तो
तो हम लोग कह देते हैं, इसको लिख देता हूं मैं, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन करंट यानी कि ए भी लिख सकते हैं या आई भी लिख सकते हैं, ए लिखता हूं मैं, ए, और एरिया यानी एरिया स्क्वायर, m0 L-2 T0 A, 1 भी लिख सकते हो तुम। तो इस तरह से यूनिट डायमेंशन और फार्मूला को मैंने करंट डेंसिटी को करंट से रिलेट करके बता दिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फार्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूं, I इक्वल टू J डॉट A या I इक्वल टू J डॉट DA का इंटीग्रेशन। सबसे सिंपल क्वेश्चन तो ये है कि करंट डेंसिटी वेक्टर में दे दे और एरिया भी वेक्टर में दे दे, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। ये वेक्टर में दे, ये वेक्टर में दे, तो दोनों को हम लोग डॉट में कर देंगे, डॉट कर देंगे। जैसे जे दे दे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, वैसे ही एरिया वेक्टर दे दे i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये यूनिट दे दे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर। तुमसे करंट पूछ ले, J डॉट ए कर दो, यानी करंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -2 -2, 3 इंटू 5, और ये एम्पियर में आएगा 15 एम्पियर। इसी तरह से एक डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सपोज ऐसा रहे, इस पूरे वायर से नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक मैंने कंडक्टर लिया है। यहाँ एरिया A2, यहाँ एरिया A1, इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तुमसे पूछ देगा यहाँ और यहाँ का करंट डेंसिटी का कंपैरिजन A और B का, कि A और B में करंट डेंसिटी में कंपेयर करो। तो दिख रहा है करंट डेंसिटी हम लोग लिखते कैसे हैं, J इक्वल टू I अपॉन A। यहाँ पर नॉर्मल एरिया है, यहाँ पर एरिया A2, यहाँ पर एरिया A1। तो दिख रहा है कि एक करंट तो कांस्टेंट है, इस क्रॉस सेक्शन से देखो या इस क्रॉस सेक्शन से देखो, लेकिन एरिया यहाँ का कम है, यहाँ का ज्यादा है। एरिया कम तो करंट डेंसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा तो करंट डेंसिटी कम। यहाँ का करंट डेंसिटी ज्यादा, यहाँ का करंट डेंसिटी कम। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि करंट डेंसिटी एट A इज ग्रेटर देन करंट डेंसिटी एट B। अब मैं एक क्वेश्चन करंट डेंसिटी वेरिएबल से डिस्कस करता हूं। ये कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन
क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका रेडियस कैपिटल आर है, ए ही दे देता हूं। तो मान लेता हूं मैं इसका रेडियस कैपिटल आर है, एरिया दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। अच्छा मैं मान लेता हूं कि रेडियस भी दिया हुआ है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर ये रेडियस कैपिटल आर है तो मैं बोल सकता हूं पाई आर स्क्वायर। अब इससे जो करेंट डेंसिटी दिया हुआ है वो करेंट डेंसिटी वेरिएबल कैसे है, ये आपको करेंट डेंसिटी ऐसे भी दे सकता है, सपोज जे नॉट स्मॉल आर, ऐसा भी दे सकता है। करेंट डेंसिटी वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, एक्सिस से स्मॉलर डिस्टेंस पर करंट डेंसिटी ऐसा ले रहा हूं जहां जे नॉट कांस्टेंट है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सिस से मैं जितना दूर जाऊंगा करंट डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा करंट डेंसिटी सरफेस पर, और एक्सिस पर करंट डेंसिटी 0। तो यहां से बोल सकते हैं कि करंट डेंसिटी रेडियली इंक्रीजिंग है। ये करंट डेंसिटी रेडियली इंक्रीजिंग दिखा रहा है, हो सकता है करंट डेंसिटी रेडियली डिक्रीजिंग भी दे तुम्हें क्वेश्चन में, तो ऐसे भी दे सकता है। अगर डिक्रीजिंग रहा तो कैसे ले लेंगे, इसका जस्ट मैं उल्टा दिखाता हूं। ये देखो तो रेडियली डिक्रीजिंग करंट डेंसिटी है, जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाएंगे करंट डेंसिटी डिक्रीज करेगा, और सरफेस पर आ जाएंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये बन जाएगा 1 सरफेस पर, तो 1 - 1 0, यानी करंट डेंसिटी यहां पर करंट डेंसिटी 0 और यहां पर करंट डेंसिटी मैक्सिमम, आर को 0 कर दोगे तो करंट डेंसिटी जे नॉट, यहां पर करंट डेंसिटी जे नॉट और यहां पर करंट डेंसिटी 0। तो ये रेडियली इंक्रीजिंग करंट डेंसिटी है, ये करंट डेंसिटी रेडियली डिक्रीजिंग है। इसको मैं अगर ये क्रॉस सेक्शन देखूं तो कैसा दिखेगा, मैं इधर से देखूं इस साइड से, कैपिटल आर और यही आर है, रेडियली वेरी कर रहा है करंट डेंसिटी। हो सकता है कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे दे या इस फॉर्मेट में दे दे, या फॉर्मेट और भी चेंज कर सकता है। तो इस तरह से दे करंट डेंसिटी, तो करंट कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर करंट गिवन नहीं रहेगा, यहां पर करंट जो मैंने दे दिया है ये करंट गिवन नहीं रहेगा, करंट फाइंड करना रहेगा अपने को, ये करंट अपने को फाइंड करना है, गिवन नहीं है। तो करंट कितना होगा अपने को करंट फाइंड करना। सपोज यही क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं करंट डेंसिटी वेरिएबल और ये फार्मूला लेता हूं और मैं पूछता हूं फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, करंट थ्रू द कंडक्टर, फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर। किसके फॉर्मेट में लिखना आपने को, यहां पर आर भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, तो इन दोनों में से मैं एक यूज करूंगा, ए के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, ए के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, और जे नॉट के टर्म में फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ जे नॉट एंड ए। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका,
करंट। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था I इक्वल टू जे डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, ये तो यहीं से आया होगा, डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, और फिर इसी को इंटीग्रेट कर दिया होगा तो ये रिजल्ट आया होगा। तो यहां से ध्यान देना, वो जो मैंने कंडक्टर लिया था उसके क्रॉस सेक्शन साइड से मैं देख रहा हूं, तो ये वाला करंट डेंसिटी मैंने लिया है। तो मैं देखना चाहता हूं करंट डेंसिटी कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा है, तो मैं आर रेडियस वाले पोजीशन पर करंट डेंसिटी अपने को पता है, अब मैं डी आर थिकनेस का एक और सरकमफेरेंस लेता हूं। ये डी आर थिकनेस का है। तो करंट डेंसिटी तुम यहां बोलो, यहां बोलो, यहां बोलो, थ्रू आउट, यहां से लेकर के यहां तक करंट डेंसिटी मुझे यही दिखेगा, क्योंकि आर में वेरी स्मॉल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ने वाला ये करंट डेंसिटी में। अब मैं इस क्रॉस सेक्शन से करंट मैं लिख सकता हूं, इतना एरिया से मैं करंट लिख सकता हूं। कैसे? डी आई, इससे मान लेते हैं करंट कितना है, लिख देता हूं मैं, करंट थ्रू, लेट करंट थ्रू दिस एरिया इज डी आई। तो मैं डी आई कैसे लिखूंगा, डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए। जे करंट डेंसिटी का डायरेक्शन ये, और एरिया की भी डायरेक्शन ये। एरिया, ये जो एरिया लिया हूं मैं, इस एरिया का डायरेक्शन भी ये, और करंट डेंसिटी भी अंदर, क्योंकि करंट का फ्लो यही हो रहा था, करंट का फ्लो ये हो रहा है। तो यहां से मैं इधर से देखूंगा तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करंट क्या है, ये करंट ये, और एरिया का डायरेक्शन भी ये, तो दोनों के बीच का एंगल 0। तो मैं बोल सकता हूं जे डी ए। जे का वैल्यू कितना, जे नॉट 1 माइनस आर, और यहां से एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया कैसे लिखेंगे, ये पहले से भी सिखाया हुआ है। इसका सरकमफेरेंस में थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एरिया पता चल जाएगा। तो सरकमफेरेंस में थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे। सरकमफेरेंस कितना, 2 पाई आर इंटू थिकनेस dx। तो मैं बोल सकता हूं 2 पाई आर इंटू, सॉरी डी आर, dx नहीं डी आर। ये है डी आई। मैं इसको थोड़ा अरेंज करता हूं, 2 पाई जे नॉट 1 माइनस आर 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 डी आर। टोटल करंट निकालना अपने को, तो इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा। इसको मैं रब कर देता हूं। करंट थ्रू द कंडक्टर इज आई इक्वल टू डी आई का इंटीग्रेशन, और डी आई का इंटीग्रेशन मीन्स इसका इंटीग्रेशन। कांस्टेंट क्या क्या है, 2 पाई जे नॉट 1 माइनस आर 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 डी आर। आर का लिमिट तुम्हें पता है 0 से लेकर के
अप टू सरफेस यानी कैपिटल आर, 2 पाई जे नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, आर डी आर, आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन आर क्यू बाई 3, यहां से नीचे आर है, आर क्यू बाई 3 आर, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल आर। लोअर लिमिट से देखो कुछ नहीं मिलेगा, 0 0 सारा 0 कर देगा। अपर लिमिट से ये कैपिटल आर स्क्वायर, ये आर क्यू, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई जे नॉट, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 2 से, यानी कि 3 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर बाई 6, बोल सकता हूं जे नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 3, और ये पाई आर स्क्वायर को ए लिख सकता हूं मैं, जे नॉट ए बाई 3। तो इस तरह से उस वायर से करंट इतना फ्लो कर रहा है। अब करंट डेंसिटी वेरिएबल करके और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैंने मॉडल क्वेश्चन एक सिखा दिया कि कैसे करंट फाइंड करना है अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल दिया हुआ हो तो। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कोई कंडक्टर है, तुम्हें पता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है और वो काउंटलेस इलेक्ट्रॉन्स होता है, तुम काउंट भी नहीं कर सकते इतना इलेक्ट्रॉन्स इसमें होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, तो जो एटम होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। उस एटम को या मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं लैटिस। अब ये पूरे वॉल्यूम में लैटिस है, बहुत ही क्लोज है। ये तो मैं बहुत दूर पर दिखा रहा हूं, इतना क्लोज है कि नेकेड आई से हम लोग देख भी नहीं सकते। तो पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स भी है, लैटिस भी है। इलेक्ट्रॉन फ्री है तो सारा इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता रहता है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो सारा इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता रहता है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। इसीलिए इस कंडक्टर के अंदर कोई भी तुम क्रॉस सेक्शन लो, उस क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 होता है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो कोई इधर भाग रहा है। तो इससे नेट फ्लो ऑफ चार्ज कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से मुझे नहीं दिखता, इसीलिए इस कंडक्टर से करंट नहीं दिखता अपने को। अगर मैं कोई कंडक्टर लूं तो उससे करंट दिखता है क्या? बिना पोटेंशियल डिफरेंस दिए हुए। और अगर करंट नहीं है, अगर किसी कंडक्टर से करंट नहीं है, इसका मतलब है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 है। तो इसमें करंट नहीं है क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है।
तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज अपने को 0 दिखता है। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन तुम्हें दिखाता हूं। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा था, यहां पर के लैटिस से कोलिजन किया, वो इधर भागा, यहां पर के लैटिस से कोलिजन किया, इधर भागा। इस तरह से कंटिन्यूअसली भागता रहता है इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली। ये वो प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि किधर जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर मैं दिखाता हूं क्या सिचुएशन होता है। इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इस कंडक्टर को जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसके रैंडम मोशन के अलावा सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। तो चार्ज नेगेटिव हो तो जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? एक इलेक्ट्रॉन मैं इसका दिखा रहा हूं, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर। मान लेते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन me है, चार्ज -e होगा। इसको मैं इलेक्ट्रॉन की तरह दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास me। तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स कितना होगा? वेक्टर में अगर लिखूं तो वेक्टर में लिखूं तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन पर, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स बाय मास। ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन किधर? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस फोर्स, इस एक्सेलरेशन के कारण इस रैंडम वेलोसिटी के अलावा सारे इलेक्ट्रॉन के पास एक और वेलोसिटी आएगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो तो जब मैंने फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो सारा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था? मान लो एक इलेक्ट्रॉन का मैं मोशन ऐसे दिखाता हूं। जब मैं फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो मोशन कैसा होगा? जो इलेक्ट्रॉन बिना फील्ड के यहां जा रहा था, अब एक इधर की तरफ एक वेलोसिटी आ गया है, एक्सीलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन, तो एक वेलोसिटी आ गया इस डायरेक्शन में, उसके कारण यहां ना जा करके यहां जाएगा। और जो यहां से यहां जा रहा था वो यहां से यहां जाएगा, और यहां से जो यहां से यहां जा रहा था वो यहां पहुंचेगा। तो देखो तो इलेक्ट्रॉन का एक ड्रिफ्ट हुआ, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट आया इलेक्ट्रॉन का, यहां ये, यहां ये, यहां पर इतना। अब पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये सारे दिख रहा है जितना सेक्शन, तुम कह सकते हो कि ये सारा मुझे इलेक्ट्रॉन ही दिख रहा है, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा तुम्हें इसमें। तो रैंडम मोशन को अगर मैं भूल जाऊं, अगर मैं रैंडम मोशन को भूल जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए। अगर मैं रैंडम मोशन को भूल जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि यहां वाला इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, जो यहां पहुंच रहा था वो यहां पहुंच रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो यहां पहुंचना था विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी
विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा था अब यहां पहुंच रहा है, तो वेलोसिटी किधर है, ये। वैसे ही मैं कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो पहले यहां पहुंचना था विदाउट इलेक्ट्रिक, सॉरी यहां पहुंचना था विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी पहुंच रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहां। तो अब देखोगे कि सारा इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन को अगर ना देखो तो सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन मुझे ये दिखेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन के साथ साथ एक और वेलोसिटी एक्वायर करता है, लेकिन मैं अगर रैंडम मोशन को ना देखूं तो इलेक्ट्रॉन का सारा मोशन मुझे इस तरफ दिखेगा, और जो वेलोसिटी आएगा इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसे ही बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये सारे वेलोसिटी, सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हम लोग सेम लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अप्लाई नहीं किया था, यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया था, तो ये मोशन था। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं और मैं रैंडम मोशन को ना देखूं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रैंडम मोशन को ना देखूं तो सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन मुझे इधर दिखेगा। मैं कुछ इलेक्ट्रॉन पर दिखा दे रहा हूं, और यही वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो कंडक्टर के क्रॉस, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा और बात करते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 है, इसीलिए अपने को इस कंडक्टर से करंट नहीं दिख रहा था। तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि सबका डायरेक्शन रैंडमली ओरिएंटेड है। तो एवरेज लेंगे तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट वेलोसिटी 0 दिखता है। तो मैं बोल सकता हूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था उस समय एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का 0 होगा। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगा। और नहीं होगा तो क्या होगा, जो होगा वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रॉन का आता है उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गया। अब देखो तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण किसी भी क्रॉस सेक्शन से तुम्हें नेट फ्लो ऑफ चार्ज दिख रहा है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज दिख रहा है, तो उससे उस क्रॉस सेक्शन से तुम्हें करंट मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से मुझे करंट मिलने लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल के टर्म में ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पहले से मैं सिखाया हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, याद करो। तो यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 है, यहाँ का V2 है, तो V1 ग्रेटर देन V2। और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, या तो बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया कंडक्टर को, या बोलो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, बात एक ही है। तो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से देखो तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, मतलब करंट है किसी भी क्रॉस सेक्शन से। और मैंने ये सिखाया था कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो उसी डायरेक्शन में करंट लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ये, तो करंट क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये हाई पोटेंशियल है और ये
लो पोटेंशियल है। यहाँ से बोल सकते हैं अगर मैं V1 V2 दिया हूँ तो V1 ग्रेटर देन V2 है, तो कह सकता हूँ कि करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो कंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया या मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया क्रिएट, तो उस कंडक्टर से करंट फ्लो होने लगा और करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब मुझे यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है, क्योंकि इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण कंडक्टर में करंट आया है। तो मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूं। और ये एक्सेलरेशन हम लोग याद रखेंगे। तो अपना ये दो डायग्राम हो गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे तो इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी 0, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो सारा इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ गया सारे इलेक्ट्रॉन्स का। उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी it is average velocity acquired by free electrons of a conductor when it is placed in an electric field. अब मैं इसका एक्सप्रेशन फाइंड करके दिखाता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। डेफिनेशन क्लियर है? जब किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, पोटेंशियल के टर्म में भी बात कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी बात कर सकते हो। तो जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक एवरेज वेलोसिटी आ जाता है। उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन मैंने दिखाया था और यहां से बोला था जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करूंगा तो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का 0 आएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन मैं फाइंड कर रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो अपने को पता है इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन कितना, -e/m। यहां से देखो तो यहां से कोलिजन किया और इधर भागा, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज मैं बोलता हूं कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं अभी। तो एक इलेक्ट्रॉन मैं बोलता हूं ith इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं। तो किसी ith इलेक्ट्रॉन का जस्ट कोलिजन से पहले वेलोसिटी मान लेता हूं मैं u। किसी ith इलेक्ट्रॉन का यहां पर कोलिजन के जस्ट बाद में वेलोसिटी मान लेता हूं u।
और कोलिजन से जस्ट पहले मैं वेलोसिटी मानता हूं v। इसको मैं लिख दे रहा हूं यू आई, वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन just before collision, VI, velocity of ith electron just after collision, just before collision, सॉरी ये जस्ट कोलिजन के बाद का वेलोसिटी है, जस्ट बिफोर नहीं, कोलिजन के जस्ट बाद है, जस्ट आफ्टर। और यहां पर जस्ट पहले ये जो लिख रहा हूं मैं जस्ट बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन जस्ट बिफोर कोलिजन, TI। दो लगातार कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल को मैं TI बोल रहा हूं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव time interval between two successive collision of ith particle। डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होगा, और दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल भी डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का दो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम इंटरवल भी अलग अलग होगा, कोलिजन से पहले वेलोसिटी भी अलग अलग होगा, कोलिजन के जस्ट आफ्टर बाद भी, कोलिजन के जस्ट आफ्टर भी सारे इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो मैं किसी ith पार्टिकल पर बात कर रहा हूं, तो ith पार्टिकल के लिए कोलिजन से, कोलिजन के जस्ट बाद, कोलिजन के जस्ट पहले, और दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल, एक्सीलरेशन अपने को पता है, तो मैं ये वेलोसिटी इन तीनों के टर्म में लिख सकता हूं काइनेमेटिकल इक्वेशन से, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूं, वी आई इक्वल टू यू आई प्लस ए आई, एक्सेशन तो सबका सेम है, ए इंटू टी आई, एक्सेलेरेशन सारे पार्टिकल का सेम है। यहां से यू आई प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ई ये तो एक ith पार्टिकल का है, इसमें सपोज करो n इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबका फाइनल वेलोसिटी का मैं सम लेता हूं, कोलिजन से जस्ट पहले का सभी का वेलोसिटी का मैं सम लेना चाहता हूं, सम ही नहीं लेना चाहता, सबका मैं एवरेज करना चाहता हूं, सारे इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी का एवरेज। तो पहले पार्टिकल का वेलोसिटी प्लस दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी प्लस, पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, अप टू n इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, और एवरेज लिखना है तो n से मैं डिवाइड करूंगा। ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, इसको मैं समेशन में इस तरह से लिख सकता हूं, वी आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, इस क्वांटिटी को मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख सकता हूं। तुम्हें आना चाहिए ये बात, क्योंकि तुम मैथ पढ़ते हो।
अपॉन n। इसी को मैं यहां इस स्टेप के बाद डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे? पहले लैंग्वेज में बता देता हूं कि इस कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का मैं एवरेज वेलोसिटी लिख रहा हूं। तो वैसे ही सबको जोड़ूंगा और अपॉन n से डिवाइड करूंगा, जिसको मैं फाइनली ऐसे लिखूंगा। तो मैं यहां लैंग्वेज में लिख रहा हूं, इफ देयर आर n electrons in the conductor, then average velocity of electrons, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? तो सबके सम को मैं सारे वेलोसिटी का सम करूंगा, फिर उसको n से डिवाइड करूंगा, जिसको मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूं। वन से लेकर के in तक, और इसका भी एवरेज करूंगा। यहां माइनस आ जाएगा। ये देखो, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। और ये हर एक इलेक्ट्रॉन्स का दो कोलिजन का बीच का टाइम इंटरवल अलग अलग होने जा रहा है। तो एक का T1, दूसरे का T2, तीसरे का T3, तो क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन n। इसका समेशन एक बार मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। ये बनेगा मैंने पहले ही बोला था, ये देखो तो रैंडम वेलोसिटी है कोलिजन के जस्ट बाद, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी आया है। और मैंने बताया था रैंडम वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू 0 बताया था मैंने, अभी भी लिखा हुआ है। तो मैंने रैंडम वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी 0 बताया था, इसलिए 0 लिख रहा हूं इसको मैं। और यही क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें कंडक्टर को। तो और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग। तो ये क्वांटिटी अपना V एवरेज है, जिसको मैं बोल रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ई एम। और ये क्या है, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इसको मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इसको एक स्पेशल नाम देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और रिलैक्सेशन टाइम, जिसको एक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, टॉर्क वाला टाउ। तो इस क्वांटिटी को मैं बोलूंगा टाउ। टाउ
यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा हो गया, माइनस ई टाउ बाई एम इंटू ई। यहां से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट, दो कोलिजन का टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट क्योंकि मैंने एवरेज ले लिया है, और ये मास भी कांस्टेंट। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो तो कांस्टेंट आ रहा है, जबकि मैंने इसको इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन हो रहा था, कंडक्टर को मैंने फील्ड में रखा था, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, फिर भी वेलोसिटी कैसा आ रहा है, कांस्टेंट। वही मैं लिखने जा रहा हूं, डिस्पाइट एक्सेलरेशन, electrons have an average velocity which is independent to time पर भी नहीं डिपेंड कर रहा, क्योंकि ये दो कोलिजन का बीच का टाइम इंटरवल जो कि कांस्टेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये वैल्यू कांस्टेंट होगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मैंने फील्ड अप्लाई किया है, फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर, यानी करंट किधर, इधर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करे, करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में करंट मिलेगा अपने को। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। अब याद करो, मैंने एक फार्मूला लास्ट क्लास में लिखा था कंडक्टर के लिए, J इक्वल टू एन ई वी डी। याद करो, करेंट डेंसिटी इक्वल टू, नहीं ये फार्मूला मैं करेंट डेंसिटी का नहीं लिखा था, करंट का लिखा था, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। सपोज ये करंट है और ये एरिया है, तो मैं आज सिखाया हूं कि करंट अपॉन एरिया करंट डेंसिटी होता है। तो मैं यहां से लास्ट क्लास में ये फार्मूला सिखाया था, तो यहां से I अपॉन ए एन ई वी डी, आई यहां से मैं बोल सकता हूं ये करंट डेंसिटी है, J इक्वल टू एन ई वी डी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जुबान पर रहना चाहिए, J इक्वल टू एन ई वी डी। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये करंट डेंसिटी। अगर मैं यहां से करंट डेंसिटी लिख दिया मैंने, अब मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहता हूं, तो मैंने बताया था करंट डेंसिटी करंट का डायरेक्शन में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, वेलोसिटी है, तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है। याद करो, करंट ये, तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको वेक्टर में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, एन ई वी डी विद माइनस साइन। ये बता रहा है कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके अपोजिट। तो मैं वेक्टर में लिखूंगा तो मैं माइनस साइन लगाऊंगा,
क्लियर है? अब यहां से देखो तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, J इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन, एक यहां से एक यहां से, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। इस क्वांटिटी को बोलते कंडक्टिविटी। J इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, E। इस क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये क्वांटिटी जो है कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंडक्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग कंडक्टर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा वो डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल है। डिफरेंट मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग। बाकी ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो सबके लिए है, और ये दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल है, तो ये भी डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, और ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग कह सकते हैं कंडक्टिविटी किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। तो ये कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रहा होता है, मटेरियल पर। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल का प्रॉपर्टी है ये कंडक्टिविटी। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, J इक्वल टू सिग्मा E। तुमने ओम्स लॉ सुना होगा, यही ओम्स लॉ है। ऐसे तुमने ओम्स लॉ क्या सीखा है, V इक्वल टू आई आर। मैं यहां से ये प्रूफ करके तुमको दिखाऊंगा, यही ओम्स लॉ है। इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं एक टर्म और डिफाइन कर रहा हूं। ये कंडक्टिविटी है ना, जो कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड मैं एक टर्म और डिफाइन कर रहा हूं, रेसिस्टिविटी। वो भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। रेसिस्टिविटी, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेसिस्टिविटी जो होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी होता है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी। यहां से भी मैंने क्या लिखा था, J इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, यही लिखा था मैंने ना, यही मेरा सिग्मा था। तो अगर मैं सिग्मा का वैल्यू रख दूं तो यहां से रेसिस्टिविटी कितना हो जाएगा, एम एन ई स्क्वायर टाउ। रेसिस्टिविटी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कंडक्टिविटी। अच्छा,
यहां से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। यहां से देखो तो रेसिस्टिविटी इंटू कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट 1 है। रेसिस्टिविटी इंटू कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट 1 है। ऐसे आगे का क्वेश्चन आएगा, अभी एक्सप्लेन करना बहुत ही जस्टिफाई नहीं होगा। ये दोनों रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो यहां से देखो ना, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट 1 है जो कि कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट मिल रहा है। तो इंडिविजुअली ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जो कि आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, याद रखना। ऐसी बार में क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में तुम देख सकते हो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं ओम्स लॉ दिखाता हूं तुम्हें प्रूव करके। फॉर ए कंडक्टर, मैं कोई कंडक्टर ले रहा हूं, कंडक्टर का एरिया ए, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ एल, और इसका रेसिस्टिविटी मैं रो ले रहा हूं क्योंकि मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर दिया हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं ये ले रहा हूं, ये दिखाया हूं मैं इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में मैं दिखा रहा हूं, मैं पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी दिखा सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मतलब इधर का पोटेंशियल ज्यादा है, इधर का पोटेंशियल कम है, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ का पोटेंशियल मैं V1 कहूँ, यहाँ का पोटेंशियल V2 कहूँ, तो कह सकता हूँ V1 ग्रेटर देन V2 होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, तुम्हें पता है। तो करंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा करंट। पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट आई फ्लो कर रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन से। अब देखो, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म में मैं लिख सकता हूं। मैंने ये सिखाया था V = ED, यहां पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। तो मैं बोल सकता हूं V1 - V2 इक्वल टू E इंटू L। तो E इक्वल टू कितना, V1 - V2 अपॉन L। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखा है। अब मैं फिर से ओम्स लॉ लिखने जा रहा हूं। तो अभी क्या लिखा था, J = सिग्मा E। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में ओम्स लॉ मैंने यही लिखा था। मैं वेक्टर में ना लिख करके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह से अपने को कोई मतलब नहीं है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/ρE J, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, E = ρJ। E को मैं क्या लिख सकता हूं, और ये करंट डेंसिटी यानी करंट अपॉन एरिया। V1 - V2 इक्वल टू ρL/A
इंटू आई, V इक्वल टू आई आर, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको इस फॉर्मेट में, V1 अपॉन V2, V1 माइनस V2 अपॉन आई इक्वल टू रो L बाई ए, V बाई आई इक्वल टू आर। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट का रेशियो कांस्टेंट होता है, यही तो ओम्स लॉ होता था। या फिर कांस्टेंट ऐसे बोलते थे कि रेशियो कांस्टेंट है, या बोलते थे V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू आई आर, जहां R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि रेसिस्टेंस, कंडक्टर का रेसिस्टेंस बनता था। यहां से तो वही आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट गिवन मटेरियल के लिए, गिवन कंडक्टर, कंडक्टर मैंने फिक्स कर दिया, कंडक्टर मैंने फिक्स कर दिया तो उसका रेसिस्टिविटी भी फिक्स, उसका लेंथ भी फिक्स, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी फिक्स। तो देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है गिवन कंडक्टर के लिए। फॉर ए गिवन कंडक्टर ये कांस्टेंट होगा, और इसी को बोलेंगे हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जिसको रेसिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओम्स लॉ प्रूव हो गया। और रेसिस्टेंस, कंडक्टर का रेसिस्टेंस कैसा बन रहा है, रो L बाई ए, रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। मैं फाइनली इसको लिखने जा रहा हूं, R इक्वल टू रो L बाई ए। ये कंडक्टर का रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, जो मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसके लेंथ पर डिपेंड करता है, और उसके एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एल मैं कौन सा ले रहा हूं, यहां तो पता चल रहा है इस फॉर्मेट में। अगर मैं क्यूबिकल शेप का लूं तो मैं लेंथ कौन सा लूंगा, लेंथ कौन सा लूं, एरिया कौन सा लूं। तो यहां से ध्यान देना, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला एरिया लेते हैं हम लोग। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लेते हैं। और लेंथ कौन सा लेते हैं, करंट के जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन वाला लेंथ हम लोग लेंथ लेते हैं। तो लेंथ कौन सा है, करंट के डायरेक्शन वाला लेंथ, और एरिया कौन सा है, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहां मैं लिख देता हूं इसको, ये लेंथ किधर है, along the direction of flow of current, along the direction of flow of current। और ये क्या है, एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करेंट, perpendicular to the direction of current। ये ध्यान देने वाली बात है। अब मैं एक रेसिस्टेंस का तुम्हें फार्मूला दिखाता हूं। ये L, ये B और ये H। तुमसे पूछ दे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, बता दे तुम्हें, बोले कि ये करंट निकल रहा
और करंट इधर से आ रहा था आई। तो बताओ, ये कंडक्टर है पूरा, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा तुम बता सकते हो? क्योंकि मैंने एग्जैक्टली कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए सारे एक्सप्लेनेशन मैं दे दिया हूं। तो रेसिस्टेंस कैसे लिखूंगा? इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी दे देगा तुम्हें, मटेरियल का रेसिस्टिविटी रो है। तो रेसिस्टेंस कैसे लिखोगे बताओ, क्या लिखूं? फार्मूला लिख देता हूं पहले, यही तो फार्मूला है। रो लेंथ कितना, करंट के डायरेक्शन में लेंथ एल, एरिया कितना, या तो ये वाला एरिया लिखो या ये वाला एरिया, ये कितना बी एच, बी एच। अगर मैं करंट ऐसे दे देता, मैं नाम दे देता हूं, इसे I1 कर देता हूं, इसे I2, I1 के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस को R1 बोल रहा हूं, तो ये होगा। I2 के कॉरस्पॉन्डिंग, इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेसिस्टेंस मुझे लिखना है उसको मैं R2 बोल रहा हूं। तो R2 का वैल्यू कितना होगा? रो लेंथ कितना H, एरिया कितना, ये वाला एरिया, ये वाला बोलो या ये वाला बोलो, L इंटू बी। आज के लिए इतना ही करता हूँ, अगले क्लास में कुछ और करूँगा।